हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। लास्ट टाइम हमने बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ा था। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है उसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। वैसे हम बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन पीछे भी पढ़ चुके हैं। उसमें बताया था इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट वन मोल ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकते हैं। अगर बॉन्ड की लंबाई कम हो तो बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है। सपोज कीजिए ये रेड कलर का एक बॉन्ड है, आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ लेट अस अज्यूम कि जो बॉन्ड है वो इतना बड़ा हो गया, ठीक है। इसको ब्रेक करना है तो मेरे ख्याल से हम, आपको भी ख्याल से नहीं, आप इसको इजीली या जल्दी ब्रेक कर सकते हैं। कम फोर्स बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब कि बॉन्ड लेंथ अगर कम होगी तो ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करके बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है 0.74 एंगस्ट्रॉम है। तो जब ये डिसोशिएट करता है तो दो हाइड्रोजन एटम में डिसोशिएट कर गया और एनर्जी रिक्वायर्ड है 436 किलो जूल पर मोल। वेयर एज क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ जो है Bl मतलब बॉन्ड लेंथ 199 एंगस्ट्रॉम है, यानी हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 0.74 एंगस्ट्रॉम के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। तो इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो सिर्फ 242 किलो जूल है। तो आप देख लीजिए कि हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कम थी तो उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको ऑलमोस्ट डबल से थोड़ी कम बॉन्ड एनर्जी चाहिए अगर आप क्लोरीन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हो। ठीक है बच्चा, यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो मॉलिक्यूल थे जिनकी बॉन्ड एनर्जी के बारे में हमने बात की है, ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल थे। डायटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब जिसमें दो ही एटम्स थे। लेकिन अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हों, जैसे कि ये वाटर है, तो इनकी बॉन्ड एनर्जी ये वाले OH बॉन्ड को अलग से ब्रेक करना पड़ेगा, ये वाले OH बॉन्ड को अलग से ब्रेक करना पड़ेगा। तो इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है उसको निकालने का अलग से मेथड होता है और इनकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो एवरेज बॉन्ड एनर्जी होती है। वो बॉन्ड एनर्जी सिंपल जैसे डायटॉमिक मॉलिक्यूल की है वैसे नहीं होती, एवरेज बॉन्ड एनर्जी होती है। तो जैसे ये HOH है, इसके अंदर दो OH ग्रुप्स हैं, ये एक OH हो गया, ये एक OH हो गया। तो चलो हम इस H को ब्रेक कर देते हैं, यानी कि इस बॉन्ड को या इस H को चलो ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। इस H को ब्रेक किया, ये H अलग हो गया और ये OH हमारे पास बच गया। तो इस H को ब्रेक करने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड थी 502 किलो जूल पर मोल थी। अब ये वाला OH बच गया, इसको भी ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करके ऑक्सीजन गैशियस फॉर्म में, हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में, एटम की फॉर्म में अलग अलग हो गए और इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है 427 किलो जूल पर मोल है। तो इसका मतलब कि बॉन्ड एनर्जी जो है, अब इसमें दो OH को ब्रेक करने के लिए अलग अलग है। एक आई 502 किलो जूल पर मोल और एक आई 427 किलो जूल पर मोल। तो अब आप वाटर की बॉन्ड एनर्जी जो है एवरेज बॉन्ड एनर्जी के तौर पे निकाल सकते हैं। 502 प्लस 427 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी 464.5 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। इसका मतलब कि वाटर के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है
वैसे तो अलग अलग है, लेकिन वो नॉर्मली पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो एवरेज बॉन्ड एनर्जी होती है। तो ये यहाँ पे 464.5 किलो जूल जो है एवरेज बॉन्ड एनर्जी है। ऐसे ही बाकी और भी जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें भी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो नॉर्मल बॉन्ड एनर्जी नहीं होगी जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल में थी, बल्कि कौन सी बॉन्ड एनर्जी होगी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी होगी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि बॉन्ड एनर्जी के इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्ड के लिए ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है वो 200 से 400 किलो जूल पर मोल में वेरी करती है, थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो सकती है। किलो कैलोरीज में ये 50 to 100 है। ये फर्स्ट फीचर है। सेकंड फीचर है ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा चाहिए, डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम चाहिए, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी और भी कम चाहिए। तो अज्यूम कर लीजिए ये 3 आपको स्केच पेन्स नज़र आ रहे हैं, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू अगर हमारे पास अब डबल बॉन्ड बच जाए। तो ये अब डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कंपैरेटिवली कम चाहिए ट्रिपल बॉन्ड के। अब ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है कंपैरेटिवली और भी कम चाहिए। यही यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 में कि ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड इज मोर एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, सो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस लाइक दिस। और जो मैग्नीट्यूड है बॉन्ड एनर्जी का एटम के साइज पे डिपेंड करता है और बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। पहले भी बता चुका हूँ, बॉन्ड लेंथ अगर कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा चाहिए। नंबर 4, फोर्थ नंबर में वी हैव टू टेल कि बॉन्ड एनर्जी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। तो कार्बन का जो बॉन्ड है, तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है कार्बन के पास, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर नहीं है, मतलब ये बॉन्ड ही बनाते हैं, ये कभी भी इनके पास फालतू इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ये इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 346 है, ज़्यादा चाहिए। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, तो ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कहा जाता है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड की लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए नाइट्रोजन में जो बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड है 163 किलो जूल पर मोल है, जबकि कार्बन में जो बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड थी 346 किलो जूल पर मोल थी। यानी कि लोन पेयर आ गया तो बॉन्ड एनर्जी, यानी कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो डिक्रीज कर गई। अब आगे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 लोन पेयर्स हैं, पेयर्स, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। अब इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी वो नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, क्योंकि नाइट्रोजन के केस में एक एक लोन पेयर था दोनों एटम्स, दोनों नाइट्रोजन एटम्स पे, पर ऑक्सीजन के केस में दोनों ऑक्सीजन एटम पे 2-2 लोन पेयर हैं। तो यहाँ पे रिपल्शन जो है और भी ज़्यादा होगी, ठीक है। ज़्यादा रिपल्शन होगी तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या करेगी, और भी डिक्रीज कर जाएगी। आई एम वेरी श्योर कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि बॉन्ड एनर्जी जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है। फिफ्थ जो पॉइंट है कि बॉन्ड एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है,
बॉन्ड एनर्जी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि दोनों एटम एक जैसे हैं या डिफरेंट हैं। जो एक जैसे एटम होते हैं उनकी ब्रेकिंग को होमोलिटिक फिशन कहते हैं। होमोलिटिक मतलब, होमो का मतलब एक जैसे एटम्स, लिटिक का मतलब ब्रेक करना, ठीक है। फिशन मतलब बॉन्ड को आप ब्रेक कर रहे हो। तो फुलरीन और फुलरीन होमोलिटिक फिशन का कॉज है। तो इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है 158 किलो जूल पर मोल है। और दूसरी एग्जांपल HF की है। यहाँ पे क्या है कि HF में दोनों डिफरेंट एटम हैं, तो हीटरो एटम्स हैं। हीटरो मतलब दोनों डिफरेंट एटम्स हैं। तो जब दो डिफरेंट एटम्स को आप ब्रेक करना चाहते हो तो इस तरह की फिशन को हीट्रोलिटिक फिशन कहा जाता है। तो इसमें जो बॉन्ड एनर्जी है 563 किलो जूल पर मोल है। आप देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। HF में बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड है 563 और FF में बॉन्ड एनर्जी है 158 किलो जूल पर मोल। हालांकि फुलरीन F2 में भी एक फुलरीन है, दो फुलरीन है, और HF में एक फुलरीन को रिप्लेस करके H लगा दिया, पर उसके बावजूद भी जो बॉन्ड एनर्जी है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई। तो इसका मतलब कि हीटोलिटिक फिशन में जो बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब होमोलिटिक फिशन में कम एनर्जी चाहिए और हीटोलिटिक फिशन में एनर्जी जो है वो ज़्यादा चाहिए। उसके बाद 6 पॉइंट में लिखा है कि ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में नीचे जाएं तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करती है। तो ये बॉन्ड एनर्जी जो है वो हैलोजन की एग्जांपल ली है मैंने डेलिब्रेटली। तो क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी Cl2 को ब्रेक करने के लिए 242 किलो जूल चाहिए, Br2 को 193, I2 को 151। तो यानी कि ग्रुप में सिमिलर मॉलिक्यूल्स, ये सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं। सिमिलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक ही ग्रुप के हों, सिमिलर मॉलिक्यूल होते हैं जो एक ही ग्रुप के हों, ठीक है। तो ये हैलोजन एक ही ग्रुप के हैं, Cl Cl, Br Br, I I। तो बॉन्ड एनर्जी इनमें डिक्रीज करती है। हाँ, फुलरीन के ऊपर मैंने स्टार लगाया हुआ है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो काफ़ी कम है। उसका रीज़न है कि वैसे तो हम चलो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे इसके रीज़न को, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक तो इसकी लंबाई बहुत कम है, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो है बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सब में होते हैं सारे हैलोजन्स में, तो यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फुलरीन बहुत ही पास होने की वजह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फुलरीन के बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। सो इसलिए फुलरीन के ऊपर स्टार लगाया हुआ है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, लेकिन अदरवाइज किसी और भी ग्रुप में जाएंगे तो बॉन्ड एनर्जी टॉप टू बॉटम जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। कारण है कि बॉन्ड की लंबाई जो है वो इंक्रीज करती है। क्लोरीन के बीच में बॉन्ड छोटा है तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड थोड़ा बड़ा है तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, आयोडीन के बीच में बॉन्ड और बड़ा है तो एनर्जी और भी कम चाहिए, ठीक है। ये थे सारे बॉन्ड एनर्जी के कंसेप्ट्स। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम बॉन्ड एंगल पढ़ेंगे। क्लियर है ये आपको? हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बॉन्ड एंगल का। बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़ना है। तो जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, जब 3 या 3 से ज़्यादा एटम होते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट होते हैं और उनके बीच में एक एंगल बनता है जिसे बॉन्ड एंगल कहा जाता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 ही एटम हो, जैसे ये हैं 2 एटम हैं, तो मॉलिक्यूल की शेप हमेशा लीनियर होगी। तो बॉन्ड एंगल कुछ मॉलिक्यूल्स का हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। जैसे वाटर के बीच में बॉन्ड एंगल, वाटर में ये जो OH और OH बॉन्ड है 104.5 डिग्री या 105 ही पकड़ लो आप, 105 डिग्री के एंगल पे हैं। ऐसे ही
अमोनिया में 3 NH हैं, तो ये 2 NH जो हैं 107 डिग्री बॉन्ड एंगल पे हैं। जैसे ये BF3 की एग्जांपल है, इसमें बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री है। इसकी डिटेल हम हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे, तो अभी तो सिर्फ बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन ही आप कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है मेरे पास पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। नॉन पोलर के बारे में पहले बात करते हैं। ये फुलरीन है, दोनों एटम इसमें फुलरीन के हैं। ये Cl2 है, इसमें दोनों एटम क्लोरीन के हैं। ये H2 है, इसमें दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों फुलरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ इक्वली अट्रैक्ट करेंगे। यह जो रेड डॉट्स दिखाए हुए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये बिल्कुल सेंटर में दिखाने की कोशिश की गई है, यानी कि इसको, इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को जितना ये फुलरीन अट्रैक्ट करता है, उतना ही इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इस फुलरीन का न्यूक्लियस जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और फुलरीन के न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मैं फिर से बताता हूँ, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड भी बनाया हुआ है और उसकी जगह पे 2 डॉट्स भी बनाए हुए हैं। तो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जितना इस फुलरीन का न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उतना ही इस फुलरीन का न्यूक्लियस भी इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो क्लोरीन में भी यही, ये मॉलिक्यूल जो हैं, इनमें जो एटम्स हैं वो एक जैसे हैं, सिमिलर एटम हैं, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं। तो इनके इलेक्ट्रॉन पेयर को दोनों एटम के न्यूक्लियस अपनी तरफ बराबर अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम नॉन पोलर या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। पता लग गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो ये नॉन पोलर बॉन्ड हो गए। तो ऐसी और बड़ी सारी एग्जांपल है, H2 हो गया, Cl2 हो गया, F2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया। इनको होमो न्यूक्लियर यानी एक जैसे डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नॉन पोलर होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं, आप कितनी भी एग्जांपल दे सकते हैं, पर इसमें ध्यान रखना है कि एग्जांपल में जो 2 एटम्स होंगे वो एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे ऑफ कोर्स नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की तरफ। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स को हम ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये 2 डिफरेंट एटम है, हीट्रो एटम है। तो इसमें एक फुलरीन लिया गया है और एक हाइड्रोजन लिया गया है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, फुलरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है। ये पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में आपको बताया था। तो बताया था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये फुलरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। एज ए रिज़ल्ट ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, तो उस सिंगल बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फुलरीन उनको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को पोलर मॉलिक्यूल कह देते हैं। उसका रीज़न है कि फुलरीन जब इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इस फुलरीन पे स्लाइटली या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को फुलरीन ने खींच लिया है, तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फुलरीन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। तो ये एक एरो बनाया हुआ है, इसकी टेल को ऐसे कट दिया हुआ है, ये हम डायपोल मोमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट में ये वाला साइन बार बार आएगा,
तो उसका मीनिंग पर यही होता है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या ये आपको क्लियर है? या इनके बीच में जो बॉन्ड है उसे पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। ओके, आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन है मेरे पास कि व्हाई इट इज सेड दैट आयनिक बॉन्ड इज एक्सट्रीम केस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड से ही बनता है। तो इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे पास लिथियम फ्लोराइड है। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ 1 होती है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा है। लिथियम और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 3 का है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, लिथियम की 1 है। 4 - 1 कितना हो गया? 3। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो फ्लोरीन या जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ना के सिर्फ अट्रैक्ट करता है बल्कि अपने ऑर्बिटल में शिफ्ट भी कर लेता है। एज ए रिज़ल्ट लिथियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं, पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कटॉयन बन जाता है। और फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव नहीं, पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी एनॉयन बन जाता है। तो जब कटायन और एनायन बन जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? आयनिक बॉन्ड लिथियम और फ्लोरीन के बीच में बन जाएगा। तो इसका मतलब कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो जो बॉन्ड है वो क्या बन जाता है? आयनिक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर है? जस्ट वेट। हाँ जी, तो एक नोट हम यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। तो मैंने बताया हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 0.2 हो तो आयनिक करेक्टर 1% होता है। ये आपकी नॉलेज के लिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम के बीच में 0.8 हो तो आयनिक करेक्टर जो है 15% होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम के बीच में 1.9 हो तो आयनिक करेक्टर जो है 50% होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 3.2 हो तो आयनिक करेक्टर 92% होता है। तो इसका मतलब 3.2 हो तो आयनिक करेक्टर 92% हो गया। लिथियम और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो था 3 था, तो इसका मतलब 90% उसमें आयनिक करेक्टर था, तो बाकी 10% उसमें कोवलेंट करेक्टर था। तो इस तरह के बॉन्ड्स को हम आयनिक बॉन्ड ही कहते हैं, और क्योंकि इनमें कोवलेंट करेक्टर जो है बहुत ही जो है डिक्रीज कर गया। अच्छा, सपोज कीजिए जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.2 है तो आयनिक करेक्टर 1% है, तो बाकी 99% क्या है? कोवलेंट। इसका मतलब ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है। तो मैंने पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में भी ये चार्ट एज सच बनाया था। उसमें मैंने कहा था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 हो दो एटम्स के बीच में तो बॉन्ड 50% आयनिक होता है और 50% कोवलेंट होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.9 से ज़्यादा हो तो बॉन्ड प्रिडोमिनेंटली आयनिक होता है। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल की ये वाली वीडियो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आप देखना, नहीं तो मैं भी चलो मैं दोबारा सेंड कर दूंगा। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो वीडियो देखना, उसमें ये चीज़ें भी समझाई हुई हैं, उसमें भी ये समझाई हुई है। तो आप उसको देख के फिर ये पढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ये लेक्चर को रिवाइंड करने वाली बात होती है, मतलब कि बहुत ही एक अच्छी बात है ये ऑनलाइन क्लासेस की, कि कम से कम हम लेक्चर को रिवाइंड डेफिनेटली कर सकते हैं। हाँ, एक इसकी ये बात भी होती है
कि आप घर में बैठ के ब्लैक बोर्ड से फटाफट साथ साथ लिख नहीं रहे। आप पहले वीडियो देखते हो और बाद में आपको नोट्स की PDF भी आ जाती है और फिर आप इसको लिख लेते हो बड़े मज़े मज़े से। ये आपका बेनिफिट है, तो बेनिफिट सारे आपके ही हैं, ठीक है। अच्छा, हेने और स्मिथ नाम के दो केमिस्ट या साइंटिस्ट समझ लीजिए, उन्होंने परसेंटेज आयनिक करैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए एक हेने स्मिथ इक्वेशन दी थी, जो है 16 काय ए माइनस काय बी प्लस 3.5 ब्रैकेट के अंदर काय ए माइनस काय बी का स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें काय ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की है, काय बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की है, या जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसे ए कह दीजिए, जिसकी कम है उसे बी कह दीजिए, क्योंकि आपने दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को माइनस करना है, ठीक है। इसके ऊपर बेस में एक प्रॉब्लम करवाने जा रहा हूँ। आपके पास HF, HCl, HBr, HI है, तो कहता है कि उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज आयनिक करैक्टर में अरेंज करो। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, फ्लोरीन की 4 है गिवन है, क्लोरीन की 3.0 है, ब्रोमीन की 2.8 है, आयोडीन की 2.5 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो हम पहले परसेंटेज आयनिक करैक्टर HF का निकाल लेते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, 16 लिख दिया। फिर लिखेंगे, हमने HF के लिए निकालना है, तो मैंने कहा था जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसको पहले लिख लो। ये 4, फ्लोरीन की 4 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, प्लस क्या है आगे 3.5 4 माइनस 2.1 कितना होता है 1.9, तो ये 1.9, क्योंकि यहाँ पे भी काय माइनस काय बी है तो 1.9, तो इसका स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर ले लिया। तो सॉल्व करने के बाद ये 43% आ गया, यानी HF में जो आयनिक परसेंटेज है 43% है। अब HCl में आ जाते हैं। HCl में भी पहले हमने 16 लिखना है, फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, प्लस हेने स्मिथ के इक्वेशन में आगे 3.5 होता है, 3 माइनस 2.1 कितना होता है 0.9, इसका स्क्वायर करना होता है, तो इसकी परसेंटेज आयनिक करैक्टर 17.2 आई है। ऐसे ही HBr की 12.9 निकली है और HI की 7% निकली है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो हैलोजन एसिड हैं इनको हैलोजन एसिड कहते हैं। किनको, HF, HCl, HBr, HI, हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड एसिड, दे आर कॉल्ड एज हैलोजन एसिड। तो उसने कहा कि हैलोजन एसिड की परसेंटेज आयनिक करैक्टर बताइए। HF का परसेंटेज आयनिक करैक्टर 43% है, सबसे ज़्यादा है, उसके बाद HCl का, उसके बाद HBr का, उसके बाद HI का है। तो ये मैंने उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। इस तरह से परसेंटेज आयनिक करैक्टर जो है वो इनका डिक्रीज करता है। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये जो लेक्चर है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। Thank you very much. We call it a day. In case you find any difficulty in understanding any of the point, I am easily accessible to you. You can call me. Better than doing WhatsApp to me, because WhatsApp पे तो फिर बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, तो मैं तो सारा दिन टाइप ही करता रहूँगा। जिसको जो प्रॉब्लम है वो प्लीज़ मुझे कॉल ही कर ले डायरेक्टली, ठीक है। सिर्फ किस टाइम पे नहीं कॉल करना, आपने 1 o'clock से लेके 5:30 तक नहीं कॉल करना। इससे पहले भी कॉल कर सकते हैं, 5:30 के बाद भी कॉल कर सकते हैं। 1 to 5:30 फिर क्लासेस का होता है ना चक्कर, तो क्लासेस चल रही होती हैं, तो बीच में आई विल नॉट बी एबल टू रिप्लाई योर problem. So thank you very much. We call it a day. Love you all. Good day.